दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो एक वैश्विक समस्या है, लेकिन इस वैश्विक समस्या का इम्पैक्ट हमारे और आपके घरेलू जीवन पे है। ये वो टॉपिक है जो हर एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस हो। हर एक पीसीएस पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो समस्या है जो विश्व के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है। आज के समय में विश्व में सबसे बड़ी समस्या, एक समस्या मुझसे पूछा जाए कि क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये वो समस्या है जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का नाम है जलवायु परिवर्तन। जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय में COP27 की मीटिंग चल रही है और ये COP27 की जो मीटिंग है ये भी बेसिकली जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ये मीटिंग वर्तमान में मिस्र के शर्म एल शेख में चल रहा है। तो डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन का किस तरह क्या प्रभाव है और जलवायु परिवर्तन के समाधान क्या है। हर एक पर्सपेक्टिव पे मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। दोस्तों, हॉलीवुड की मूवी अगर आपने देखा है या देखते होंगे आप, तो एक अक्सर डायलॉग वहाँ पे चलता है कि पृथ्वी खतरे में है और हमें इसे बचाना है। इस तरह का डायलॉग खास करके जो मार्वल्स की मूवी है, एक्शन हीरो की मूवी होती है या सुपर हीरो की मूवी होती है, उस मूवी में आपको इस तरह का डायलॉग मिल जाएगा कि पृथ्वी खतरे में है। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये लिटरली इस ओर इशारा कर रहा है कि पृथ्वी खतरे में है। और आज सही में ये किसी मूवी का डायलॉग नहीं है, ये रियल डायलॉग है कि सही में आज पृथ्वी खतरे में है। और अगर अभी तक कुछ नहीं किया गया, इस बार कुछ नहीं किया गया, विशेष रूप से COP27 में कुछ नहीं किया गया, तो आने वाले 50-60 साल में या 70 साल में पृथ्वी का अस्तित्व खतरे की ओर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसके कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, वो हर एक पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये समस्या वो समस्या है जो आपके और हमारे ज़िंदगी के आम जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे हम लोग के आम जीवन से जुड़ा हुआ है, इस पे भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। जलवायु परिवर्तन होता क्या? तो जलवायु परिवर्तन बेसिकली वह स्थिति होता है जहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय में औसत मौसम जो परिवर्तन होता है उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम दैनिक होने वाले परिवर्तन, साप्ताहिक होने वाले परिवर्तन, मासिक होने वाले परिवर्तन को आप मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु क्या है? लंबे समय में जो मौसम में परिवर्तन होता है। यानी आज से 20 वर्ष पहले ग्रीष्मकाल ऋतु यहाँ पे किस तरह का था और आज यहाँ पे ग्रीष्मकाल ऋतु किस तरह का है। आज से 20 वर्ष पहले सितंबर माह में कितना ठंड पड़ता था और आज कितना ठंड पड़ता है। नवंबर के फर्स्ट वीक में कितना ठंड पड़ता था 20-30 वर्ष पहले, आज कितना पड़ता है। तो इसी जो लंबे समय से जो मौसम में चेंज होता है इसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, इसी को बेसिकली जलवायु कहा जाता है। और इस जलवायु में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी, बिल्कुल पूरे विश्व में भी आप जलवायु परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं और किसी एक विशेष स्थान पे भी। मान लीजिए आपका घर पटना में है, तो अब 20 वर्ष पहले आप पूछिए आपके पिताजी से या दादाजी से कि 20 वर्ष पहले किस तरह का मौसम था। आप बेंगलोर में हैं, 30 साल पहले बेंगलोर का मौसम किस तरह का था और आज बेंगलोर का मौसम किस तरह का है। तो किसी क्षेत्र विशेष में भी और संपूर्ण पृथ्वी पे भी जलवायु परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, उसका इम्पैक्ट आपको वहाँ पे महसूस होता है। और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट होता है उस पर डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं, महासागर का जलस्तर बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है कि हिम पिघल रहा है, जो अटलांटिक का बर्फ था वो पिघल रहा है, जो हिमालय का बर्फ था वो पिघल रहा है। कई सारे हिम जो है वो पिघल चुके हैं ऑलरेडी और कई सारे हिम पिघल रहे हैं, बड़े बड़े हिम पिघल रहे हैं, बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं
और जैसे वो पिघल रहा क्या होता है कि उससे पानी जो आता है वो पानी समुद्र में आ जाता है, यानी समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ जाता है। समुद्र का जैसे जल स्तर बढ़ रहा है उससे दो परिणाम हो रहे हैं। एक परिणाम ये हो रहा है कि समुद्र के जल स्तर बढ़ने से समुद्र में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो समुद्र का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? तो देखिए, अगर ये मान लीजिए बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा, और ये मान लीजिए नदी है या समुद्र है, जैसे ही सूरज का प्रकाश बर्फ पे पड़ता है बर्फ इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही सूरज का प्रकाश समुद्र पे पड़ता है समुद्र इसको सोख लेता है। तो जैसे जैसे हिम पिघल रहा, बर्फ पिघल रहा है और समुद्र का जो है स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र का जल जो है उसको सोख लेता है, सूरज के प्रकाश को सोख लेता है और गर्म भी अधिक पैदा करता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है कि समुद्री जीव जंतु के लिए तो खतरनाक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, और साथ ही साथ विश्व के कई सारे देश डूबने के कगार पे हैं। विश्व के कई सारे द्वीपीय देश डूबने के कगार पे हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे दिखेगा। भारत में अगर आप दिखेगा तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा मालदीव के आसपास दिखेगा। तो कई जगह कई सारे भारत के द्वीप भी डूबने के कगार पे हैं, विश्व का कई सारा द्वीप डूबने के कगार पे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट से हम लोग चर्चा करेंगे कि इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को लेकर के क्या कहा गया। सबसे पहले भारत सरकार का ही रिपोर्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसने जलवायु परिवर्तन को लेकर के अपना पहला रिपोर्ट दिया। भारत सरकार का ही एक विभाग है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देश के औसत तापमान 2100 तक 4.4 डिग्री बढ़ सकती है। एक इससे पहले आईपीसीसी की रिपोर्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे आईपीसीसी की रिपोर्ट पे। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, और धरती का तापमान अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। कोरोना जैसी हजारों महामारियां क्रिएट हो जाएगी अगर धरती का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ये कहा था आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में। नई नई बीमारियां क्रिएट होगी, नए नए वायरस क्रिएट होंगे, ये कहा था आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में। विश्व के कई सारे देश डूब जाएंगे, भारत में केरल जो है वो भी डूब जाएगा, ये कहा था आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में, यदि पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। और यहाँ पे हमारे देश के केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय कह रही है कि 2100 ईस्वी तक जो हमारा देश है उसका तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे भयंकर आपदा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, भयंकर अकाल की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, भयंकर महामारी की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो आप अनुमान लगा कर देखिए कि अगर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा हमारे देश का, तब क्या कंडीशन होगा। 1901 से 2018 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण औसत तापमान 0.7 डिग्री पहले ही बढ़ चुका है। तो हमारे देश का तापमान 0.7 डिग्री टेम्परेचर पहले बढ़ चुका है और 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड 2100 तक बढ़ जाएगा। देश के कई इलाकों में स्थानीय प्रजाति के साथ साथ वैश्विक प्रजाति के पौधे के लिए भी संकट खड़ी हो गई है। कई सारे पेड़ पौधे तो नष्ट हो गए, कई सारे पेड़ पौधे जो पहले उगते थे आज जलवायु परिवर्तन कारण वो दिखाई आपको नहीं देगा। कई सारे जीव जंतु जो पहले थे, जिस रफ्तार में पहले थे, आज वो आपको दिखाई नहीं देगा। गिद्ध वगैरह की जो पहले जितना गिद्ध था आज उतना गिद्ध आपको नहीं दिखेगा। कौवा जितना पहले था आज उतना कौवा आपको नहीं दिखेगा। मैना जितना पहले था उतना मैना आपको आज नहीं दिखेगा। तो कई सारे जीव जंतु और कई सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं और कई नष्ट के कगार पे खड़ा है। 2100 तक चलने वाली जो लू है, लू गर्मी के महीने में चलती है। लू एक स्थानीय पवन है, गर्म पवन है। तो लू 4 गुना बढ़ जाएगी, 3 से 4 गुना लू बढ़ जाएगा 2100 तक में। अब सोच के देखिए, लू की जो इंटेंसिटी अभी भी होती है, अभी भी लू जब चलता है तो हम लोग की मम्मी बोलती थी बचपन में कि आम का रस पी लिया करो लू के समय में। लू आज भी खतरनाक है, जिस कंडीशन में आज लू है वो भी बहुत खतरनाक कंडीशन में है।
और इसका 3-4 गुना अधिक इंटेंसिटी हो जाएगा 2100 तक में। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि सिर्फ लू से हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, और विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि लू भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करता है। अब देखिए दूसरा रिपोर्ट है नेचर पत्रिका की। नेचर पत्रिका ने भी अपने रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को लेकर के कुछ बातें कही है। पहला बात यह कहा है कि 2 डिग्री तापमान बढ़ने पे बर्फ मुक्त ग्रीष्मकाल 20 गुना अधिक होने की संभावना। यानी धरती का तापमान अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो ग्रीष्मकाल वर्तमान में जो है उसकी ग्रीष्मकाल की इंटेंसिटी 20 गुना अधिक होगी। यानी गर्मी जितना आज हमको लगता है, आपको जितना गर्मी लगता है, इसका 20 गुना अधिक गर्मी उस समय में लगेगा। सोच कर देखिए आप, सिर्फ 2 डिग्री तापमान बढ़ने पे गर्मी जितना आज लग रहा है इसका 20 गुना अधिक गर्मी आपको गर्मी के महीने में लगेगा। आप सोच के देखिए कि क्या होने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि पृथ्वी विनाश के कगार पे खड़ी है, पृथ्वी नष्ट होने के कगार पे खड़ी है। यह बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी तक पृथ्वी का तापमान ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ चुका है। और यह कब से काउंट होता है? यह पूर्व औद्योगिक काल से काउंट होता है। औद्योगिक काल की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई है। उद्योग लगने की शुरुआत उस समय में हुई है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो हम लोग कर रहे हैं, ये पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के काउंट होता है। यानी पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के अभी तक पृथ्वी का तापमान ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। महज 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो ग्रीष्म ऋतु 20 गुना अधिक इंटेंसिफाइड होगी, 20 गुना अधिक प्रभावशाली होगी। यानी आज जितना हमको गर्मी लगता था उसका 20 गुना अधिक गर्मी हमको तब लगेगा जब पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा पूर्व औद्योगिक काल से वर्तमान तक के। पेयजल, जंगल की आग, सूखा, अकाल, तटीय इलाके डूब जाएंगे। पेयजल की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी। अभी आप देख रहे हैं कि कई जगह पानी की समस्या वर्तमान में भारत में है। विश्व के देशों में पानी की समस्या और विशेष रूप से भारत में आज पानी की समस्या है। पानी की जो स्थिति आज से 20 वर्ष पहले थी आज वैसा नहीं है। आज से 30 साल पहले जो पानी की स्थिति थी वैसा नहीं है। जितना अच्छा पानी मिलता था आज उतना अच्छा पानी नहीं मिलता। बिहार जैसे जगह पे ग्राउंड वाटर जीरो हो रहा है। दिल्ली वगैरह में तो जीरो हो ही चुका है। और जहां पानी ग्राउंड वाटर मिल भी रहा है वो काफी पॉल्यूटेड पानी मिल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब चीज हो रहा है। जंगल में जिस तरह से आग लगने की घटना बढ़ रही है, कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी है, सोचिए। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी है। इसको लेकर के बीपीएससी और यूपीएससी दोनों ने क्वेश्चन पूछा है, खास करके कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो आग लगी है उसको लेकर के। भारत में आप देखिए, प्रत्येक वर्ष आपको दिखेगा कि उत्तराखंड के जंगल में आग लगा है, प्रत्येक वर्ष आपको दिखेगा कि उड़ीसा के जंगलों में आग लगा है, मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगा है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन का ये इम्पैक्ट है। सूखा और अकाल की कंडीशन बढ़ रही है, डिजिटिफिकेशन का प्रतिशत बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण का प्रतिशत बढ़ रहा है, सूखा बढ़ रहा है, अकाल आपको बढ़ रहा है, तटीय इलाके डूबने के कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। और इसी नेचर पत्रिका ने कहा है कि 20 करोड़ लोग विस्थापित हो जाएंगे। यानी एक जगह से दूसरे जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए कि रोहिंग्या मुस्लिम की संख्या कम है, आई थिंक 10 या 15 लाख के आसपास संख्या है, जो म्यांमार से बांग्लादेश विस्थापित हुए। 10 से 15 लाख होने पे सोचिए कितना बड़ा ये इशू क्रिएट हो गया। अब आप सोच कर देखिए कि अगर 10 लाख लोग के विस्थापित होने से इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया, 20 करोड़ लोग अगर विस्थापित होंगे तो कितना बड़ा इशू क्रिएट होगा। और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, अकाल जैसी स्थिति और क्रिएट होगी और 20 करोड़ लोग लिटरली विस्थापित होंगे। क्यों विस्थापित होंगे? क्योंकि वहां का ग्राउंड वाटर जीरो होगा। क्यों विस्थापित होंगे? क्योंकि वहां का अकाल, भयंकर अकाल पड़ेगी, वहां कृषि नहीं होगा। ये सब के कारण वहां पे लोग विस्थापित होकर अन्य जगह जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2050 तक $2 ट्रिलियन का नुकसान होगा भारत को। भारत की जीडीपी अभी वर्तमान समय में लगभग $3 ट्रिलियन है। अब सोचते कि भारत की जीडीपी वर्तमान में $3 ट्रिलियन है और उसमें लगभग $2 ट्रिलियन का नुकसान भारत को होगा 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण।
लिटरली विनाश की ओर हम लोग खड़े हैं। अब देखिए आईपीसीसी की रिपोर्ट पे भी हम लोग चलते हैं। आईपीसीसी को पूरा फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक अंतर सरकारी पैनल है, विश्व लेवल की संस्था है, और ये बेसिकली रिपोर्ट प्रकाशित करती है कि जलवायु परिवर्तन पे विश्व के देशों का कितना इम्पैक्ट है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा विश्व का या पृथ्वी का तो क्या होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा पृथ्वी का तब क्या होगा, ये सब रिपोर्ट प्रकाशित करता है आईपीसीसी। आईपीसीसी के अनुसार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवायु परिवर्तन का मेन रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उत्सर्जन इसका मेन कारण है। और कार्बन उत्सर्जन में जो है सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन कौन किया, तो यूरोपीय देश ने किया, अमेरिका ने किया। अगर औद्योगिक काल की बात की जाए, वर्तमान में हम लोग क्या बात करते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और समय जो पीरियड हम लोग काउंट करते हैं पूर्व औद्योगिक काल से, तो औद्योगिक काल आया कहाँ पे है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे आया, औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आया, यूरोप में आया और अमेरिका में आया। तो यानी आज जो हम लोग जलवायु परिवर्तन को झेल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को झेल रहे हैं, ये जो हम लोग आपदा झेल रहे हैं, कोरोना महामारी जो हम लोग झेल रहे हैं, ये सब के पीछे कहीं न कहीं जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश है। तो लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान चीन का है, पीटी में पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे यूएसए है 15% और तीसरे नंबर पे इंडिया है लगभग 7% के आसपास। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 20वीं सदी में 0.8 डिग्री तापमान बढ़ा है, जिससे 0.6 डिग्री टेम्परेचर अंतिम 3 दशक में बढ़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20वीं सदी मतलब क्या हुआ कि 1900 से लेकर के 1999 तक आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 20वीं सदी में यानी 1900 से लेकर के 1999 तक टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, और इसमें 0.6 डिग्री टेम्परेचर महज 1970 से लेकर के 2000 तक बढ़ा। मतलब लास्ट 3 दशक में 0.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, और उससे पहले 7 दशक में महज 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। यानी 1970 से लेकर के कार्बन उत्सर्जन की दर काफ़ी बढ़ी है वैश्विक स्तर पे। ये कहना चाहता है आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट में कि 1970 के बाद कार्बन इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ा है, उद्योग धंधे काफ़ी बढ़े हैं विश्व स्तर पे। 1970 के बाद औद्योगिकरण एक नए दौर में देखने को मिला, विशेष रूप से चीन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, और उसके बाद चीन में कार्बन उत्सर्जन काफ़ी बढ़ने लगा। वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान चीन का ही है, क्योंकि चीन में उद्योग धंधे लगे 1970 के बाद, और भारत में उद्योग धंधे लगे 1990 के बाद, राइट। चक्रवात आने की दर में 80% की वृद्धि हुई। जितना चक्रवात पहले आता था, 2000 के समय में आता था या 2000 से पहले आता था, उससे लगभग 80% अधिक चक्रवात आज के समय में भारत को प्रभावित कर रहा है। टॉक्टे चक्रवात, बहुत सारे चक्रवात आप देखते होंगे देश में आ रहा है। ऐसा 2000 से पहले इतना चक्रवात नहीं आता था जितना चक्रवात आ जाता है, और जिस इंटेंसिटी का चक्रवात आ जाता है उस 2000 से पहले इतना इंटेंसिटी का चक्रवात नहीं आता था, इतने पावरफुल चक्रवात नहीं आते थे। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आज इतना पावरफुल चक्रवात क्यों आ रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन इंपैक्ट कर रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है। 2030 से 40 के दौरान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार कर जाएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में। आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, और जैसे यहाँ का बर्फ पिघल रहा है समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। पिछले 60 वर्ष में अलास्का का तापमान 3 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुका। अलास्का का तापमान 3 डिग्री बढ़ चुका है पिछले 60 साल में। अलास्का वो जगह है जहाँ पे हमेशा बर्फ होता था, अमेरिका का पार्ट है बेसिकली, हमेशा बर्फ से ढका होता था, और वहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, सोच सकते हैं। साइबेरिया का लेप्टेव सागर बर्फ मुक्त हो चुका है। साइबेरिया का जो है लेप्टेव सागर जहाँ पे था हमेशा बर्फ होता था, वो बर्फ मुक्त आज हो चुका है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन है। तो देखिए, ये जो कुछ रिपोर्ट मैंने आपके साथ चर्चा किया, ये रिपोर्ट
जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को शो करता है। और कहा जाता है कि जब आप मेंस लिखते हैं तो किसी रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखें। आप लोग आईपीसीसी के 2021 के रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, नेचर पत्रिका को कोट कर सकते हैं, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को आप लोग कोट कर सकते हैं। जो डाटा मैंने आपके साथ चर्चा किया उसको कहीं आप लोग कोट कर सकते हैं। डाटा कोट करेंगे और कोट करेंगे रिपोर्ट का नाम लेकर के कि आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, तब आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, प्रभाव ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव मैं थोड़ा चर्चा आपके साथ कर दूंगा। उच्च तापमान, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी के सतह का तापमान हर वर्ष 0.03 नहीं है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग प्रत्येक वर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब देखिए पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन का आप इम्पैक्ट कुछ देखिए। ब्रिटेन में जुलाई 2022 में पहली बार गर्मी में के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां पे हमेशा ठंडी पड़ता था, गर्मी वहां नहीं पड़ता था। अब वहां पे जुलाई 2022 में रेड अलर्ट पहली बार ब्रिटेन में जारी किया गया गर्मी के कारण। इतना गर्मी ब्रिटेन में पड़ना शुरू होगा कि गर्मी के कारण वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया। बेंगलोर में रहा हूं, बेंगलोर में जो पुराने बुजुर्ग थे उनसे मेरी बात होती थी तो वो लोग बोलते थे कि बेंगलोर में आज से 20 साल पहले पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं होती थी रात में, लेकिन आज अगर आप बेंगलोर आप जाइएगा तो रात में आपको पंखा चला के सोना पड़ेगा। तो ये है जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट। वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। वर्षा के पैटर्न में जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए चेन्नई में इस तरह से पानी आता है, इस तरह से वर्षा होता है कि चेन्नई में बाढ़ आ जाता है, मुंबई में आपको बाढ़ मिल जाएगा। जर्मनी जैसे देशों में जबरदस्त बाढ़ आ गया। क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण। विश्व के कई सारे देश में आप देखेंगे जबरदस्त वर्षा, जहां होता है कभी, वहां पे जबरदस्त वर्षा हो जाता है। चेन्नई में नॉर्मली वर्षा नहीं होता है, लेकिन वहां पे जबरदस्त वर्षा हो जाता है और इतना वर्षा हो जाता है कि वहां पे बाढ़ जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। तो वर्षा के पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है, ये पैटर्न के बदलाव भी बेसिकली जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। समुद्र की जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वन्यजीव प्रजाति का नुकसान हो रहा है। कई सारे वन्यजीव जो प्रजाति थी, जो पहले दिखाई देता था, आज नहीं दिखाई दे रहा, क्या उसका अनुपात कम हो गया है। रोगों का प्रचार और प्रसार हो रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। कोरोना महामारी के बैकग्राउंड में भी अगर आप जाइएगा तो जलवायु परिवर्तन आपको दिखेगा। इस तरह से कई सारे महामारी क्रिएट हो रहा है। वर्तमान में ऐसी महामारी क्रिएट हो रही है जिसका कभी नाम आपने नहीं सुना होगा, कभी नाम मैंने नहीं सुना है, और वो सब महामारी आज क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जंगलों में आग लगने की घटना बढ़ी है। 1972 से लेकर के 2019 तक 19% मलेशियर ग्लेशियर जो है कश्मीर में है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मलछोई ग्लेशियर, ये कश्मीर में है। ये 29% पिघल गया 1972 से लेकर के 2019 तक। क्यों? जलवायु परिवर्तन कारण। मतलब ये वो ग्लेशियर है जिसका 1/3 भाग पिघल गया, और बहुत बड़ा बड़ा ग्लेशियर ये सब होता है। स्वीडन विश्वविद्यालय के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पोषण स्तर कम हो रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पोषण स्तर घट रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है फसल के पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। यानी जितना लेवल पे, मान लीजिए जहां पे मिट्टी है, वो मिट्टी जितना 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन पहले करती थी उतना उत्पादन आज नहीं कर रही है। तो फसल के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, पोषण के स्तर में बदलाव हो रहा है। ये स्वीडिश विश्वविद्यालय ने रिसर्च किया है। WMO की रिपोर्ट के अनुसार, WMO का एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2020 में $87 बिलियन का नुकसान हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। WMO को कोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की संस्था है यह, और उसका रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि $87 बिलियन का नुकसान हुआ है भारत को 2020 में। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ होता है। 8,000 करोड़ रुपया होता है $1 बिलियन में। यानी अगर इसको गुणा कीजिएगा तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का भारत को नुकसान हुआ है 2020 में जलवायु परिवर्तन के कारण।
पिछले 52 वर्ष में 38% बिजली बढ़ गई है। बिजली गिरने की घटना का दर काफ़ी बढ़ा है। बिजली गिरने की घटना का दर काफ़ी बढ़ रहा है। ठनका ठनकना, जिसको बिजली गिरना भी कहते हैं, उससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। विशेष रूप से बिहार में अगर आप देखिएगा तो ठनका ठनकने की घटना से बढ़ गई है और बिजली गिरने से लोगों की जो मृत्यु हो रही है, बिहार सरकार ने 4 लाख रुपया मुआवजे का प्रावधान किया। 4 लाख। बिजली गिरने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाएगा। और बिहार में भी बेसिकली बिहार सरकार लगातार इस बात को मॉनिटर कर रही है कि बिजली गिरने की घटना कम हो, या घटना अगर हो रही है तो उसको इमीडिएटली मुआवजा दिया जाए, या बिजली गिरने की घटना कम हो, इसके लिए कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उत्पन्न होता है कि बिजली गिरने का दर भी काफ़ी बढ़ा है। और अगर आप डाटा देखेंगे तो 38% बिजली गिरने का दर पिछले 52 वर्ष में बढ़ा है। यूनाइटेड नेशन की ड्रॉट इन नंबर रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि 2020 से लेकर के अब तक सूखे की आवृत्ति में 29% की वृद्धि हुई है। यूनाइटेड नेशन इस बात को कहता है कि जो सूखा की प्रवृत्ति पहले था, 2000 से पहले था, आज उसमें 29% सूखा वृद्धि हुआ है। यानी सूखा जिस तरह से वृद्धि होगा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जहां हम लोग फसल लगाते थे वो फसल वहां पे लगेगा नहीं, और फसल नहीं लगेगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा। लिटरली अकाल की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जो हो भी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण। 1970 से लेकर के 2019 तक 6.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। प्राकृतिक आपदाओं का 15% हिस्सा सूखे कारण आता है। और लास्ट है, यूनाइटेड नेशन की विश्व मौसम संस्थान के अनुसार गत 50 साल में मौसम जनित आपदाओं से 5 गुना बढ़ा है। यानी मौसम जनित जो आपदा पहले आता था, पिछले 50 वर्ष में उसकी इंटेंसिटी 5 गुना बढ़ गई है। चलिए अब हम लोग लौटते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। ये तो हम लोग इम्पैक्ट पे ज़्यादा चर्चा किए हैं, जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट पे चर्चा किए हैं अधिक। अब कारण देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। जलवायु परिवर्तन का पहला कारण है प्राकृतिक कारण, और दूसरा कारण है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण का भी कुछ पार्ट। पहला पार्ट है महाद्वीपीय संवहन। महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों का जो खिसकना, महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से खिसक रहे हैं, हम लोग इस बात को जानते ही हैं। तो ये खिसकना आज भी जारी है, जिससे क्या होता है, समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं और इसका सीधा असर पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रति वर्ष 1 मिलीमीटर दर से ऊंची हो रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय उपखंड का धीरे धीरे एशियाई समूह की ओर खिसकना है। यानी जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो खिसक रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, कुछ सट भी रहा है। तो इससे क्या होता है कि समुद्री धाराएं प्रभावित हो रही है, हवाएं प्रभावित हो रही है, और समुद्री धाराएं और हवाएं जो प्रभावित हो रही है, जलवायु भी प्रभावित हो रहा है। राइट। दूसरा कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट जो है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तब क्या होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जलवाष्प आपको निकलता है, धूलकण निकलता है। ये सब वायुमंडल में जाते हैं और ये सब जाकर के वायुमंडल को गर्म कर देते हैं, तो जलवायु परिवर्तन क्रिएट हो जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी जलवायु परिवर्तन जो है काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, जलवायु परिवर्तन को इम्पैक्टफुल किया है ज्वालामुखी भी। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में फैल जाता है। अब सोच कर देखिए, प्रत्येक साल 100 लाख टन, 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैल जाता है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। यह भी एक रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद समुद्री धाराएं हैं। समुद्री धाराएं किस तरह से जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है, उस पर चर्चा करेंगे। जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहा है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त हैं, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में दोगुना सूर्य का प्रकाश को अवशोषण करते हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का गैस समुद्र में होता है। समुद्री बहाव में बदलाव होने से जलवायु परिवर्तित होती है। देखिए, समुद्र जो है ना, जितना पृथ्वी सोखता है ना, जितना जो धरती है वो सूर्य के प्रकाश को सोखता है, उससे कहीं ज़्यादा वो सोखता है, समुद्र सोखता है। समुद्र को कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक कहा जाता है।
समुद्र वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुद्र में है, समुद्र उसको सुखा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में समुद्र भी बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग तो समुद्र ही है। पृथ्वी कितना है? महज 1/3 है, 1/3 से भी कम है। 29% भाग है जिसमें लोग रहते हैं, 71% भाग तो समुद्र ही है। तो ऐसी कंडीशन में समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जलवायु परिवर्तन को इंपैक्टफुल करते हैं। पृथ्वी को गर्म करने का काम करता है समुद्र। अब देखिए इसके मानवीय कारण क्या है। मानवीय कारण में पहला कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। यह परत मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बनी होती है। ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है, जिसमें मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ग्रीन हाउस गैस एक सीमा तक पृथ्वी के काम देता है, पृथ्वी के लिए हेल्पफुल होता है, पृथ्वी के लिए आवश्यक है। लेकिन यह सीमा जैसे ही क्रॉस होता है वैसे ही ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को विनाश की ओर ढकेलने का काम भी करता है। तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पे तापमान संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है, और विश्लेषक के अनुसार यदि यह परत नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाएगा। यानी जो हमारे पृथ्वी का तापमान है उसको मेंटेन करने में ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, वो यूजफुल है ग्रीन हाउस गैस। लेकिन अगर यही ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में काफी वृद्धि हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाए, मीथेन की उत्पादकता बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, क्या होगा कि पृथ्वी को अधिक गर्म कर देगा। और यही हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी अधिक गर्म हो रहा है। जिस ग्रीन हाउस गैस का सिर्फ ये काम था कि पृथ्वी पे तापमान को संतुलित करना, आज वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ग्रीन हाउस गैस वर्तमान में है। इसके अलावा जो है अनियोजित शहरीकरण, नियोजित शहरीकरण नहीं, अनियोजित शहरीकरण, यानी शहरीकरण जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से शहरीकरण नहीं हो रहा। तो अनियोजित शहरीकरण भी जलवायु परिवर्तन को प्रभावी बना रहा है या प्रभाव डाल रहा है उस पर। किस तरह से? अनियोजित शहरीकरण यानी शहरी जो है, शहर में लोग जो बस रहे हैं, वो जगह जगह पे बस रहे हैं, एक नियोजित रूप से बस नहीं रहे हैं। उस लोग जो बस रहे हैं उसमें कचरा क्रिएट होता है, लोग जब बस रहे हैं कार्बन उत्सर्जन उससे अधिक होता है। ठीक है, तो अनियोजित शहरीकरण में बेसिकली जलवायु परिवर्तन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन वहाँ से भी होता है, कचरा वगैरह का इमिशन वहाँ से भी होता है। ये सब के इमिशन के कारण जलवायु परिवर्तन प्रभावित होता है। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे अधिक लगे हैं, और विशेष रूप से कई सारे रिपोर्ट में हमने चर्चा किया है कि 1970 के बाद जिस तरह से उद्योग धंधे लगे हैं उस तरह से जलवायु परिवर्तन काफ़ी प्रभावी हुआ, जलवायु परिवर्तन काफ़ी बढ़ा है 1970 के बाद से विशेष रूप से। तो उद्योग जहां पे लगेगा वहां पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन बढ़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन बढ़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ेगा, मीथेन का इमिशन बढ़ेगा। और ये सब का इमिशन बढ़ेगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ेगा वैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा जलवायु परिवर्तन होगा। वनोन्मूलन, वन को काटना, जिस तरह से वन कट रहा है। वन क्या होता है? जो वन होता है वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग को हमें मेंटेन करना है तो अधिक से अधिक हमें वन लगाना पड़ेगा। और वही जो वन कट रहा है तो क्या हो रहा है? उद्योग धंधा अधिक लग रहा है, तो कार्बन का उत्सर्जन अधिक हो रहा है। और वन दूसरी तरफ से कट रहा है तो कार्बन को जो सोख लेता था पहले, उद्योग धंधा से निकला हुआ कार्बन को जो पहले सोख लेता था वन, आज वो वन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग हो रहा है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के प्रयोग के कारण भी क्लाइमेट चेंज हमारा प्रभावित हो रहा है, हमारे जलवायु परिवर्तन प्रभावित हो रहा है। देखिए आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का अधिक प्रयोग हुआ, और ये सब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को इम्पैक्ट करती, प्रभावित करती है।
अब देखिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास क्या किए गए। जलवायु परिवर्तन को रोकने का वैश्विक प्रयास की शुरुआत सबसे पहले 1992 में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन हुआ था जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वहां पे हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी सम्मेलन के द्वारा UNFCCC की शुरुआत हुई थी। इसको पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी जिसको COP1 कहते हैं, COP1 मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी, राइट। यानी जितने भी इसके सदस्य देश हैं सभी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1995 में, 1995 में हुई थी। और इसकी 27वीं मीटिंग 2022 में अभी चल रही है मिस्र के शर्म एल शेख में। इसके अलावा वैश्विक प्रयास में आप देखिएगा पेरिस समझौता। पेरिस समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये 21वीं मीटिंग थी, UNFCCC की ये 21वीं मीटिंग थी, इसलिए इसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि सभी देश को वैश्विक तापमान को औद्योगिकरण पूर्व से 2 डिग्री तापमान से अधिक बढ़ने नहीं देना है और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखने का सक्रिय प्रयास करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया था पेरिस समझौता में कि पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के वर्तमान तक पृथ्वी के तापमान जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस नहीं करना चाहिए। और हम सब प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम लोग इसको रोक दें। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसे रोक दें। क्या ऐसा हो रहा है? पेरिस समझौता आज भी लागू नहीं हुआ था। 2015 में यह समझौता हुआ, पेरिस समझौता आज भी लागू नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा हो नहीं रहा। पृथ्वी के तापमान जो पेरिस समझौता में ये कमिटमेंट किया गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हम बढ़ने नहीं देंगे किसी भी हाल में, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड आज ही बढ़ चुका है। तो इसलिए पृथ्वी अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है, मैंने आपके साथ चर्चा किया। तो लिटरली पृथ्वी विनाश की ओर खड़ी है। इसमें जो है पेरिस समझौता में एक INDC टारगेट लिया गया था। INDC इसको कहते हैं। INDC टारगेट में होता है कि हर एक देश को अपने स्तर पे टारगेट लेना है कि आपको क्या करना है। ये टारगेट लिया गया था। भारत ने भी इसमें कुछ टारगेट लिया था जिसमें 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करेंगे 2022 तक, ये भारत ने भी कहा था। पेरिस समझौता में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि विकसित देश, जो है विकसित देश है वर्तमान में, अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक इन्होंने ही किया। कार्बन इमिशन सबसे अधिक इन्होंने ही किया क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत इनके देश में हुई थी। अमेरिका में हुआ था, यूरोप में हुआ था। तो इसलिए ये जो विकसित देश है, ये विकासशील देश को, हम लोग को, भारत जैसे विकासशील देशों को $100 बिलियन 2020 से प्रत्येक साल देंगे। $100 बिलियन मतलब मान लीजिए आज के समय में 8 लाख करोड़। तो 8 लाख करोड़ रुपए ये देश प्रत्येक वर्ष भारत जैसे विकासशील देशों को देंगे। ये कमिटमेंट किया था पेरिस समझौता में 2020 से प्रत्येक साल, यानी 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी $100 बिलियन विकसित देशों को, विकासशील देशों को देना था। लेकिन वही बात है कि पेरिस समझौता आज तक लागू नहीं हो पाया, इसलिए विकसित देश इससे बच रहे हैं। विकासशील देश कह रहा है कि हमको तकनीक दीजिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम करने का प्रयास कर सकें। हमको पैसा दीजिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम करने का प्रयास कर सकें। और आप हमको पैसा क्यों दीजिएगा? क्योंकि आपने ही ग्लोबल वार्मिंग किया है। सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग करने में अमेरिका की भूमिका रही है। अब देखिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किया और पेरिस में जो भारत सरकार ने टारगेट लिया था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो भारत सरकार ने प्रयास किया है कि 2008 में सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना नाम के एक योजना की शुरुआत किया था जिसमें 8 योजना था, सोलर मिशन था या अन्य कई सारा मिशन था, उसी का एक पार्ट था। दूसरा आप देखेंगे कि पेरिस में जो है पेरिस समझौता जिसकी बात हम लोग कर रहे थे 2015 में हुआ था, इसमें भारत सरकार ने कुछ टारगेट तय किया था और इस टारगेट के तहत भारत सरकार काम भी कर रही है। तो पहला टारगेट था भारत सरकार के कि 2005 से के स्तर से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 33 से 35% की कमी करना। और दूसरा था
कि 2030 तक गैर जीवाश्म से 40% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना। तीसरा था रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना। उसके बाद 2030 तक भारत के अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आच्छादन को बढ़ा करके 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करना, यानी कार्बन एब्जॉर्ब करना। तो ये सब कुछ टारगेट लिया गया था। अब देखिए इसी टारगेट का इम्पैक्ट आप देखिए, जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने कई सारा योजना शुरुआत किया है। भारत सरकार अगर आप देखेंगे कई सारा योजना की शुरुआत किया है। ये सब योजना की शुरुआत पेरिस में जो हमने टारगेट तय किया था, इसे INDC टारगेट कहते हैं, इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड गोल या टारगेट, इसको कहते हैं INDC टारगेट। इसी टारगेट के तहत भारत सरकार ने जो प्रयास किया, जो भारत सरकार ने तय किया था, उसके साथ कई सारा प्रयास किया भारत सरकार ने। जैसे उजाला योजना आप देख लीजिए। उजाला योजना के तहत जो है बल्ब जो लगाया जाता था, मेरे रूम में भी अभी 8 वाट का बल्ब है, 8 या 9 वाट का होगा बल्ब, या 10 वाट का होगा। लेकिन पहले जो बल्ब आता था वो पीला टाइप का बल्ब आता है, याद कीजिए आप सभी, वो 100 वाट का बल्ब होता था। पहले जो बल्ब आता था वो 100 वाट का होता था, और अभी जो आता है लगभग 9 से लेकर के 12 वाट तक का बल्ब आता है। तो पहले जो बल्ब आता था वो भी ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में काम करता था, वो भी जलवायु परिवर्तन में सहायक होता था। और अब वर्तमान का जो बल्ब आता है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं करता है, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कम करता है। तो इसलिए सरकार जो है उजाला योजना की शुरुआत सरकार ने किया था। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, घर घर रसोई वितरित किया गया, सिलेंडर वितरित किया गया सरकार के द्वारा, ये भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार ने किया है। फेम योजना देख लीजिए, फेम योजना के तहत आप इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज कीजिएगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, छूट मिलेगा। तो ये सरकार छूट क्यों दे रहा है कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट कर रही है। और सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी को क्यों प्रमोट कर रही है? क्योंकि सरकार ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास कर रही है। तो ये भी आपको दिखेगा। इथेनॉल पॉलिसी भारत सरकार ने क्यों लाया? कभी आपने सोचा बिहार सरकार ने लाया इथेनॉल पॉलिसी? इथेनॉल पॉलिसी के बैकग्राउंड में भी आप देखिएगा, आपको जलवायु परिवर्तन दिखेगा। आज हमारे यहाँ इतना ई रिक्शा का चलन क्यों हो गया? हर जगह देखिए ई रिक्शा आपको दिख जाएगा। ई रिक्शा का चलन क्यों हो गया? क्योंकि जलवायु परिवर्तन रोकना था। कुसुम योजना आप देख लीजिए, सोलर को लेकर के आज सरकार किस तरह से सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही है। हर जगह जगह सोलर पैनल लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकना है। तो इस तरह से आप अगर किसी भी काम को अगर आप देखेगा, सरकार के किसी भी प्रयास को अगर आप गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि उस प्रयास में कहीं ना कहीं इस बात को भी सरकार शामिल कर रही है कि हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है, और जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय के रूप में सरकार वो प्रयास कर रही है। कोई भी प्रयास आप देख लीजिए, सरकार के किसी भी प्रयास में आपको इस जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयास आपको दिख जाएगा, बशर्ते गौर से आपको देखने की आवश्यकता है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और क्या करना चाहिए। एक तो ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाना चाहिए। और वो बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग यानी जो कार्बन इमिशन होता है, कार्बन इमिशन को एब्जॉर्ब कर सके। जो उद्योग धंधे से कार्बन निकलता है उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके, इस तरह का बिल्डिंग हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। बरसात की बूंदे को सहेज कर रखने की आवश्यकता है, ताकि अकाल जैसी समस्या का निदान हो सके, पानी की समस्या का निदान हो सके। पानी जो बरसता है उसको सहेज कर रखने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन पर निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। समुद्र तट के ज्वार भाटे को GPS से अवलोकन करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन देखिए एक वैश्विक समस्या, इसका समाधान भी वैश्विक है। विश्व के सभी देशों को मिलकर इस पर काम करना होगा, अकेले कोई देश इस पर काम नहीं कर सकता। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 2022 में जो है COP27 का आयोजन हो रहा है, ये आखिरी प्रयास है। विश्व आज भी अगर नहीं संभला, लिटरली कितना नुकसान विश्व को होगा आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी वैश्विक है। विश्व के देश को मिलकर इसका समाधान करना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर निवेश करना होगा। जो परंपरागत ऊर्जा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसलिए हमें ऑल्टरनेट एनर्जी को डेवलप करना होगा, जितना हो सके ऑल्टरनेट एनर्जी को डेवलप करना होगा। चाहे वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो, कंप्रेस्ड बायोगैस हो, या कोई अन्य चीज हो। हमें परंपरागत ऊर्जा के सोर्स से हट के हमें वैकल्पिक ऊर्जा की ओर शिफ्ट करना होगा। जागरूकता सृजन करना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सफल बनाना होगा। आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत 2015 में किया गया है,
और 2030 तक इसे क्रियान्वित किया जाना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सफल हमको बनाना होगा। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक सफल नहीं बनाएंगे तो हम जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम लोग भुगतेंगे। तो ये काम सरकार को करना होगा, ये काम हमें करना होगा, ये काम आपको करना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने इतना चर्चा इसलिए किया है कि मैं चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को हम लोग समझें, और जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को रोकने का प्रयास ना सिर्फ सरकार करे बल्कि हम लोग भी करें। जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट इतना भयावह होने वाला है, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे आपके साथ किया है। चलिए दोस्तों, अब जलवायु परिवर्तन पे ही एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। COP27 2022 में COP27 को लेकर के जो मीटिंग चल रही है, 27वीं मीटिंग है यह। इस मीटिंग में जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या क्या प्रयास सरकार करेगी या इस मीटिंग का क्या क्या आउटपुट होगा, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करके एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और कलीग के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।